हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सारे? आई होप सब राजी खुशी होंगे, ठीक ठाक होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो क्या पढ़ाने वाले हैं आपको मैनेजर साहब? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। आज मैं आपको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। सो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स की सारा इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्या चीज है, कहाँ से आया, मतलब उसकी सारी जन्म कुंडली, बायोडाटा, उसका सारा लेखा जोखा तो ये मैं बताने वाला हूँ। जन्म कुंडली जरूरी होती है किसी की भी निकालनी, क्यों? बाद में जन्म पत्रिका बनाने जाओ ना, दिक्कत बहुत होती है। भाई 10वीं में चेंज करवा, 12वीं में चेंज करवा, भाई आधार में चेंज करवा, और बना के फिर भी नहीं देते, घुमा फिरा के घर पे ही बैठना पड़ता है, पत्रिका दोबारा नहीं बनती। तो इसलिए जो चैप्टर पढ़ो, जो स्टार्ट करो, तो उसकी कुंडली पता होनी चाहिए। कुंडली पता चल गई तो 50% चैप्टर, इसकी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ 50% आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कि ये, मतलब आपको ज्यादा खदोड़ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वैसे ही मतलब क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। और ये मैंने बताया कि गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, लिख लो कि 50% आपको खदोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार चीजें पढ़ते ही समझ आ जाएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपना जो यूनिट है, व्हाट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से आया भाई सब कुछ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये मैंने कर दिया रेड मार्कर से। अभी मैं एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग, ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। कैसे? सेकंड इज इस ब्लॉक डायग्राम को, सॉरी, या तो 2 ब्रांचेस में डिफाइन करते हैं, या कुछ लोग 3 ब्रांचेस में भी डिफाइन करते हैं। 2 में करोगे तब भी चलेगा, 3 में करोगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें जो ब्रांच पढ़नी है वो मैं बताता हूँ आपको। जो पढ़नी है वो बताऊंगा, जो नहीं पढ़नी है वो छोड़ देंगे, यानी मिक्स ना हो, इधर उधर का मिक्स ना कर दो, खदौड़ ना दो, इसलिए। सो हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड सेकंड क्या है इसकी ब्रांच? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फर्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड सेकंड इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। अब मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर देता हूं, अभी ताजा ताजा कर देता हूं मैं। भाई इसकी भी 2 ब्रांचेज है, सीधी सी बात ये है। फर्स्ट, सेकंड, एक होती है कंप्रेसिबल फ्लूइड, एक होती है भाई अनकंप्रेसिबल फ्लूइड। सीधी सीधी बात ये है, ये हमें पढ़ना नहीं है, बात खत्म, झंझट ही खत्म, झंझट ही खत्म करो, जो हमें नहीं पढ़ना उसका झंझट ही खत्म। सो इसको मैंने कर दिया रफ। यानी मैंने आपको ये ड्राइव करके दे दिया कि आपको मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है। अब आगे देखो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, इसमें 2 तरह की बॉडीज हैं। फर्स्ट इज रिजिड बॉडीज, सेकंड इज डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक, इनको मैं कर देता हूं भाई मार्क। इनको मैं एक एक करके बताऊंगा अभी, फिलहाल इतना ही देखो। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, आगे बताऊंगा मैं भी, इसमें ब्लॉक डायग्राम और थोड़ा सा आगे। मैकेनिक्स क्या है, पहले मैकेनिक्स देखते हैं।
मैकेनिक्स कहाँ से आया? मैकेनिक्स हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने फिजिक्स पढ़ी, तो फिजिक्स में क्या होता है, ज्यादा टंड फंड उसमें क्या है, फोर्स, स्ट्रेस। क्या कर रहे हैं, एक बॉडी है उस पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई इंक्लाइंड फोर्स लगा रहा है, कोई वर्टिकल फोर्स लगा रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है, या मतलब फिजिक्स है क्या? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नेचुरल और नेचुरल फिनोमिनाज या फिजिकल फिनोमिनाज बोल सकते हैं। वो क्या है फिजिक्स, ऐसी क्या है हमारी मैकेनिक्स। फिजिक्स यानी मान लीजिए नेचुरल फिनोमिनाज, यानी मैं चल रहा हूं तो मैं फोर्स किस तरीके से चल रहा हूं, तो कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, सीधी सीधी बात। नेचुरल फिनोमिनाज की हम स्टडी करते हैं, उसको फिजिक्स बोलते हैं। उसी की एक शाखा निकल के आई मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में क्या है भाई, हम उन बॉडीज की स्टडी करें जो क्या है, रेस्ट और मोशन, जो रेस्ट और मोशन में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो उनकी हम स्टडी करें। उसकी एक अलग ही ब्रांच बना दी, भाई ये ब्रांच तुम रखो, ये शाखा तुम रखो। तो मैकेनिक्स की मैं डेफिनेशन बताता हूं, इट इज अ ब्रांच ऑफ physics and mathematicals, the combination of both, and टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इसको रखा गया है। ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा जो काम आने वाली मुझे लगी, मैंने जो ड्राइव करके निकाली वो ये है। ये मतलब हर जगह इसका फिट बैठेगी आपके हर एक चीज में। वैसे दो तीन तरह की डेफिनेशन हर एक चीज की होती है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट ये बेस्ट रहेगी, दिस इज बेस्ट that deals with the study of that bodies in rest or motion। भाई हमें उन बॉडीज की स्टडी करनी है वो रेस्ट में है या मोशन में है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। एक्शन ऑफ फोर्सेस। So mechanics is a branch of physics that, या इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये तो रहेगा ही, फिजिक्स की ही एक ब्रांच है मैकेनिक्स, सीधी सी बात। दैट डिस्क्राइब, ये ज्यादा फिट बैठते हैं, एंड प्रेडिक्ट, that describe and predicts the state of bodies फिर ये क्या करती है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है, और ये क्या करेगी, या तो हम इमेजिन करें कि मान लो फोर्स लग रहा है तो बॉडी कहाँ जा सकती है, इमेजिन, पहले हम इमेजिन कर सकते हैं, सेकंड उसको डिफाइन करेगी, दर्शाएगी कि बॉडी कहाँ गई। यानी प्रेडिक्ट्स यानी इमेजिन करना, उसको पहले से ही हमें सोचना कि क्या हो सकता है भाई इसका। डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट्स द स्टेट ऑफ बॉडीज मे बी इन रेस्ट और मोशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक, मैकेनिक्स की डेफिनेशन आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी।
कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो मैकेनिक्स ये डिफाइन करती है, जहां पे भी रेस्ट की, मोशंस की बात आती है, वहां पे मैक्सिमम अप्लाई होते हैं न्यूटन्स के थ्री लॉज ऑफ मोशन। वो मैं भी आगे बताऊंगा कैसे। सो ये मैं कर रहा हूं रफ, मैंने कर दिया भाई। मैकेनिक्स मैंने बता दिया। अब आ जाओ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मैं सीधा ही बता देता हूं, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज। क्या? नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज। साफ साफ शब्दों में समझ आ रहा होगा, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडीज यानी जिस बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है, फोर्स लग रहा है, या तो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्टैटिक कंडीशन में है। इसकी दो कंडीशंस आएंगी अभी, या तो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मोशन में है। दो काम हो सकते हैं, पहला भाई मैं फोर्स लगाऊं, या तो बॉडी आगे मूव की, या तो मूव कर रही है, या मेरा फोर्स कम पड़ रहा है, या कोई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। जैसे ये कोई बॉडी है, इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, या भाई इधर से कोई 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का, इधर भी 10 वाला खींच रहा है, इधर भी 10 वाला खींच रहा है, इधर भी 10 वाला खींच रहा है। क्या होगा? फिक्स रेस्ट इक्विलिब्रियम में क्या रहूंगा, खड़ा एकदम। पर क्या होगा, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या बॉडी एक ही साइड में फोर्स लगा। अब मैंने एक साइड हटा दिया, मान लीजिए, मान लो भाई ये मैंने एक साइड लगा दिया, तो क्या होगा, एक साइड मूव करेगी, सीधी सी बात है। 10 न्यूटन का फोर्स मैंने दे दिया, एक साइड तो मूव करेगी। तो क्या होगा, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या बॉडी मोशन में रहेगी, लेकिन क्या नहीं होगा, उसकी शेप नहीं बदलेगी, तुरड़ा मुरड़ा नहीं होगा उसके साथ। अब देखते हैं, रिजिड बॉडी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि उसकी शेप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फोर्सेस भले ही उसके ऊपर लगे, बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, एक ही जगह बैलेंस। मान लीजिए कोई टेबल रखी है, सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई टेबल रखी है, उसके ऊपर एक गुलदस्ता रखा हुआ है, फ्लावर, अच्छा सा गुलदस्ता। तो क्या होगा, टेबल है, उसके ऊपर गुलदस्ता रखा हुआ है, फोर्स भी रखा हुआ है, लेकिन क्या होगा, क्या उसकी शेप चेंज होगी? नहीं होगी। उसकी स्टेट भी चेंज नहीं हो रही, वो मोशन में भी नहीं है, मतलब वो स्टैटिक कंडीशन में है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, वो रेस्ट पे है। सो अब हमारे पास आता है रिजिड बॉडी के बाद स्टैटिक्स, सॉरी एंड डायनेमिक्स। ये मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिए। यानी जब बॉडी रेस्ट पे है तब वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, भले ही उस पे 10 फोर्स लग रहे हो, चाहे 50 फोर्स लग रहे हो भाई, सीधी सी बात, वो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक ही स्पीड से वो जा रही है, मतलब उसके ऊपर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सीधी सी बात। दूसरा, जब फोर्स का इफेक्ट तो हो रहा है, लेकिन वो क्या है, मोशन में है, बॉडी क्या है, मोशन में है, तो मतलब उसकी शेप चेंज नहीं होगी, फोर्स काम करेगा, बॉडी क्या है, इन मोशन, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये रिजिड बॉडीज में ये दो चीजें आती है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, बॉडी रेस्ट में है लेकिन फोर्स क्या है, लग रहे हैं। सेकंड, डायनेमिक्स, बॉडी चल रही है, फोर्स लग रहा है, लेकिन शेप चेंज नहीं हो रही, दोनों में शेप चेंज नहीं होगी। अब ये दोनों आए कहां से, सीधी सी बात, इन पे वैलिड होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। न्यूटन्स ने, हमारे भाई साहब ने 3 लॉज दिए थे भाई, उसने 3 लॉ में सबके खोपड़े हिला दी। क्यों? फर्स्ट लॉ, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में रहना पसंद करेगी,
a body will be remain in its original state till, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ना हो, यानी जब तक बैलेंस फोर्स लग रही है, चाहे 10 फोर्स लगे, वो क्या रहेगी, स्टैटिक कंडीशन में। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट लॉ। और जब क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब एक जगह से कोई इधर से 10 इधर से 10 इधर से 10 सबका जोड़ तोड़ करके क्या निकल रहा है हमारे पास, फोर्स जीरो, एग्जैक्ट फोर्स जीरो। लेकिन अगर कहीं भी एक पॉइंट पे ऐसा है कि इधर से कुछ मान लो चाहे 2 न्यूटन का ही फोर्स निकल रहा हो, क्या होगा, बॉडी उधर ट्रेवल करेगी, जहां रिजल्टेंट जाएगा उधर जाएगी, उधर उसका क्या होगा, मोशन होगा। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई कि चाहे 10 फोर्स लग रहे हो भाई, बॉडी मूव नहीं करेगी, सीधी बात, वो स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी अगर रिजल्टेंट जीरो है, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे नहीं लग रहा है, फोर्स चाहे कितने भी हो। सेकंड, चाहे एक फोर्स हो लेकिन वो बॉडी को अनबैलेंस कर रहा है, तो क्या है, बॉडी मोशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो अभी मैं न्यूटन्स को फर्स्ट लॉ को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अभी तो मैंने हिंदी में ये कथा बता दी, मैं इंग्लिश में डिफाइन कर दूं। कई भाइयों को ये होती है, भाई को इंग्लिश भी आती है कि नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में भी डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। क्या कहा था अभी न्यूटन भाई साहब ने, न्यूटन भाई साहब ने कहा कि एक बॉडी will body will be remain its original state till an unbalanced force is not applied on it। ये हमारी कौन सी कंडीशन है, स्टैटिक्स। भाई बॉडी पे चाहे 10 फोर्स लग रहे हो, वही कथा जो मैंने बताई वही मैंने अंग्रेजी में लिख दी, क्या कि चाहे कितने भी फोर्स लग रहे हो, बॉडी स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि स्टैटिक इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्यों, न्यूटन्स का लाई तो इसमें काम कर रहा है, न्यूटन्स के लॉ को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो मेरे भाई ये कह रहा है कि बॉडी स्टैटिक और इक्वली कंडीशन में रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर ना लगे। तो स्टैटिक्स की डेफिनेशन भी यही रहेगी कि इज अ ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स दैट डील्स विद दैट बॉडीज विल रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। भाई हम उन बॉडीज की स्टडी करेंगे जो बॉडी रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। यानी यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है दूसरे किसी भी फोर्स का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, वो अपनी गति से जा रही थी, अपनी मस्ती में चल रही थी, अपनी मस्ती में चल रही है, सीधी सी बात। मैं अपनी मस्ती में जा रहा हूँ, तुम अपनी मस्ती में जा रहे हो, चल रहे हो, कोई जब तक तुम्हारे साथ छेड़खानी ना करे तुम चलते रहोगे। तो वो है स्टैटिक कंडीशन। इस पे न्यूटन ने जो लॉ दिया वो वेरीफाई कर रहा है, इसलिए इसको बोल दिया न्यूटोनियन की एक ब्रांच। अब स्टैटिक की डेफिनेशन लिखने की मेरे अकॉर्डिंग तो जरूरत नहीं होगी, फिर भी मैं ऐसे बता देता हूँ, द ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ब्रांच ऑफ स्टैटिक is a branch of
न्यूटेनियम मैकेनिक्स that deals with the study of that bodies deals with the study of, एक मिनट, ये वाला परेशान ही कर रहा है तब से। That deals with the study of that body's wills, remains in rest or equilibrium। कुछ लोग स्टैटिक्स को, इक्विलिब्रियम को, इन चीजों को अलग अलग मान लेते हैं। मान लो जो बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मोशन, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक कंडीशन, इनको इक्विलिब्रियम में रखा जाता है। मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, इक्विलिब्रियम में है, या स्टैटिक कंडीशन में, एक ही चीज है। if remains in rest or equilibrium if an unbalanced force is not applied on it या acting on it, कुछ भी बोल सकते हो भाई आप लोग। बॉडी जब तक उसी कंडीशन में रहना पड़े पसंद करेगी जब तक क्या नहीं होगा, उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा। अब स्टैटिक्स मैंने बता दिया। डायनामिक्स क्या है भाई? अब स्टैटिक्स का जस्ट उल्टा भाई, फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी, सीधी सी बात। यानी फोर्स लगेगा अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या था? अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगे, यानी उसका उल्टा, यानी फोर्स लगेगा अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या? जैसे ये अपने कोई टकलू भाई साहब है मान लीजिए, अब इसके ऊपर सीधी सी बात, वन साइड फोर्स, मैंने शायद पहले भी बताया, वन साइड फोर्स मैंने 10 किलो न्यूटन का लगाया तो क्या होगा? ये रिजल्टेंट फोर्स इज, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, एफ आर अपॉन मास। यानी जो रिजल्टेंट मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए बॉडी एक्सेलरेशन में आएगी। तो क्या होगा? ये मैंने बता दिया कि अगर कोई चीज डायनेमिक कंडीशन, डायनेमिक मतलब बॉडी इन मोशन, बॉडी जब मोशन में है तो वो क्या है? डायनेमिक कंडीशन में। मैं जा रहा हूं, ठीक, एक ही चाल से जा रहा हूं, लेकिन मुझे पकड़ के कोई भगाए तो क्या होगा? बार बार क्या होगा? मेरी स्पीड चेंज होगी, मेरे 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 ऊपर मतलब किसी ने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। मैं जा रहा था लेकिन कोई धक्का दे रहे पीछे से और फिर बजाए आगे आगे, वो मैं आगे आगे, भाई साहब पीछे पीछे, तो अनबैलेंस फोर्स, मैं अनबैलेंस हो गया, सीधी सी बात है। अनबैलेंस हो गया तो वो कंडीशन क्या है? डायनेमिक कंडीशन, जिसमें क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन भी चलो लिख ही देते हैं। वैसे आप लोग सब इंटेलिजेंट होंगे मेरे को लग रहा है, तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर मैं लिख ही देता हूं। डायनेमिक्स इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। डायनेमिक्स is also a branch of Newtonian mechanics. That deals
with the study of that bodies in motion, जो बॉडी मोशन में रहेगी उनकी स्टडी हमें करनी है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। वो क्या है भाई? डायनेमिक। अब एक कहानी मैं यहां भी बता देता हूं, डायनेमिक हमें नहीं पढ़ना, मैंने ये भी काट दिया। ठीक, मैकेनिक्स पे जाना है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, रिजिड बॉडी, स्टैटिक्स, डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडीज, ये चीज आपके काम आएंगी। सारी कथा घड़ के मैंने छांट के आपको अलग करके दे दी। ठीक अब आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। ऐसा नहीं है कि ये चीज मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन चैप्टर के अंदर ये उस टाइम नहीं आएंगी। ज्यादा जो आएगी रिजिड बॉडी, स्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ये सब चीजें आएंगी। डायनेमिक्स नहीं आएंगी, जिक्र कम होगा, मतलब तारीफ कम होगी। तो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ भी जिक्र किया, तो मैं सेकंड लॉ बता देता हूं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, a body will move in the direction of resultant force। ये सेकंड लॉ है भाई। बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी इस तरफ क्या जाएगा? रिजल्टेंट। मान लो 10 फोर्स लग रहे हो एक बॉडी पे, चाहे 10 लग रहे हो, लेकिन जिस तरफ रिजल्टेंट जाएगा उस तरफ बॉडी जाएगी। सीधी सी बात, 10 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, 10 आगे लग रहा है, 10 पीछे लग रहा है, लेकिन एक मान लो कहीं से 50 लग रहा है, एक साइड मान लो यहां से खोवे से 50 लग रहा है, तो बॉडी क्या जाएगी? 50 की तरफ जाएगी। ये मैंने जस्ट एक ट्रिक बताई है, जोड़ तोड़ के नहीं बताया, जस्ट एक ट्रिक बताई है मैंने आपको कि बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? दूसरी, बॉडी विल मूव ये मैंने जो पहले बताया था, मूव वेहन एंड अनबैलेंस्ड force is applied on it। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है भाई। सेकंड लॉ हमारा रिलेट करता है डायनेमिक के साथ, फर्स्ट लॉ हमारा रिलेट करता है स्टैटिक के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रांच ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, अब जो अपनी मेन कथा है ना वो रह गई, अब उससे निपटते हैं। रिजिड बॉडी मैंने बताया जिसकी शेप चेंज नहीं होगी, या तो बॉडी मोशन में होगी या रेस्ट में होगी, दैट मींस क्या उसकी शेप चेंज नहीं होगी? इमेजिन मुझे एक बंदा इधर खींच रहा है, किधर? दोनों हाथों से, क्या मान लो मेरे को रुस्से से बांध दिया, दोनों तरफ से खींच रहा कोई, इधर उधर इधर उधर, क्या हो रहा है मेरे साथ? 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, ना मैं इधर जा सकता ना इधर जा सकता। क्या बनी हुई है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, सीधी बात, ना इधर जा सकता ना इधर। लेकिन होगा क्या? मैं क्या हूं? स्टैटिक कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। भाई मैं मोशन में तो नहीं हूं, मैं तो रेस्ट पे हूं, इक्विलिब्रियम में हूं। छेड़खानी फिर भी हो रही है मेरे साथ। छेड़खानी होने का मतलब है मेरे मसल्स वसल्स तो चेस्ट वेस्ट में कुछ मसल फसल सिल जाएंगे, हड्डी फसली कुछ टूट जाएगी, फट जाएगा कुछ, मतलब मेरी शेप चेंज हो जाएगी। सीधी सी बात ये है। मान लो भाई ये कोई वही अपने टकलू भाई साहब है और इसके ऊपर
मैं 200 किलो रख दूं सीधा, सीधे खड़े थे बेचारे, क्या हो जाएंगे? टेढ़े हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं है टेढ़े, उलट भी सकते हैं, 200 किलो थोड़ा नहीं होता। मैंने सिर्फ ये बताया कि छेड़खानी करें, जरूरी नहीं है कि बॉडी मूव ही करे, मूव करना जरूरी नहीं है, रेस्ट में भी हो सकती है, लेकिन क्या हो सकती है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ी फड़बड़ी हो सकती है, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, शेप चेंज होना जाना बॉडी की। रिजिड बॉडी में क्या हो रहा था, फोर्सेस तो एक्ट हो रहे थे, फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, हमने वो नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ कंडीशन पढ़ी कि क्या है, फोर्स एक्ट हो रहे हैं, बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आती है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, क्या आती है, डिफॉर्मेबल बॉडीज, यानी फोर्स लग रहा है, मान लो से वो बॉडी मूव नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर तो फाड़ा तबाड़ी हो सकती है ना, उसके अंदर तो कुछ चेंजेस होंगे, सीधी सी बात, तो उनको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब डिफॉर्मेबल बॉडीज की दो तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट बोले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सेकंड बोले तो इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी। इनको मैं यहाँ पे नोट डाउन नहीं करवा रहा, इसलिए क्योंकि ये आगे चैप्टर में आएंगी और इनको यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। डिफॉर्मेबल बॉडीज में आएंगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम जिसको बोल देते हैं, एसओएम, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, काफी जगह भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो ये अभी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो मैं वो बताऊंगा जो जहां जरूरत है, वो नहीं कि इधर उधर का मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं करना। सो अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे। हमें क्या पढ़ना था, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को समझाने के लिए मैंने ये सारी कथा, ये समझ लो वो क्या बोलते हैं, ग्रंथों से निकाली है, खदोड़ खदोड़ के। सो हाँ, एक चीज और रह गई, क्या रह गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, यहाँ पे यूजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब कोई भी एक्शन करेगा तो उसके इक्वल होगा या अपोजिट होगा, उसका रिएक्शन जरूर होगा। मान लीजिए दीवार है, मैं धक्का लगा रहा हूं दीवार को, तो दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा क्या होगा, पीछे जाऊंगा। मान लीजिए कोई कश्ती है, कश्ती, मैं कश्ती से बाहर आ रहा हूं, क्या होगा, मेरा पैर आगे जाएगा, इमेजिन करके देखो, कश्ती पीछे की तरफ जाएगी, मैं बाहर की तरफ निकलूंगा और एक फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, यानी जब हम चलते हैं तो एक फोर्स आगे की तरफ लगता है, एक फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन
मटेरियल्स के साथ छेड़खानी करूं तो उसके अंदर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, तो वो मेरे को पता होनी चाहिए। उसके बेसिस पे मैं आगे कोई चीज उसको शेप दे सकता हूँ, साइज दे सकता हूँ, उसको कुछ बना सकता हूँ। जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल बनी है तो क्या है, ऐसी थोड़ी बनी है, समझ के बनाया गया है, किसी मटेरियल को सोच के बनाया गया है। या कोई भी चीज बनी है, मैंने इसका एक एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी। तो वेरिएशंस वेरिएशंस जरूरी है। वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रेसेस, मैंने बताया था मेरे को खींच रहे तो क्या होगा, स्ट्रेस तो क्रिएट होगा ना अंदर। मेरा भी कुछ एरिया है यार, कोई वो वॉल्यूम है, कोई एरिया है मेरा भी, तो उस एरिया के अंदर जहाँ पे नेट फोर्स एग्जैक्ट फोर्स लगेगा वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। वहां पे खिंचाव, एक स्ट्रेस क्रिएट होगा तो स्ट्रेन क्रिएट होगा। तो क्या होगा, मसल्स वसल्स फटेंगे, तो क्या होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन यानी सेम शेप चेंज होगी। या फिर मैंने ये भी बताया था अभी, किसी भाई साहब के ऊपर 200 किलो वेट रख दूं तो क्या होगा, से वो सीधा खड़ा था वो लिट जाएगा, बेंड हो जाएगा, यानी उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास एक मिनट ये मेरे को सामने दिखाई देगी, ये बोतल है, इस पे मैं फोर्स लगा दूं ये बोतल पे, ये क्या होगा, इसकी शेप चेंज होगी, दैट इज डिफॉर्मेशन। मतलब फोर्स से उसकी शेप चेंज हो जाए, दैट इज डिफॉर्मेशन। और बाकी का अगली वीडियो में, यहाँ ठीक नहीं है। सो उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले फोर्स लगेगा तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट में भी बताता हूँ, स्ट्रेस और फोर्स दोनों की जरूरी है, दोनों में भी डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में। स्ट्रेसेस क्रिएट हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन हो सकती है, या मैंने क्या बताया, ILUR फेलियर्स। भाई ज्यादा ही मेरे साथ खिंचा था नहीं, क्या होगा, मैं लुढ़क भी सकता हूँ, सीधी सी बात है, मटेरियल फेल हो सकता है। तो मुझ पे मत लीजिए इसको मटेरियल फेल हो, क्योंकि मटेरियल के साथ कितनी छेड़खानी करनी है वो हम देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस होगी वो हम देखेंगे। दैट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। अब देखते हैं फोर्स। मैक्सिमम जगह आएगा फोर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। व्हाट इज फोर्स? फोर्स मैंने बताया मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं बॉडी क्या करेगी, मास और एक एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। एंड सेकंड इज, फोर्स में बताने वाला क्या है, फोर्स है क्या एक्चुअली, फोर्स इट इज डिफाइंड एज द पुल एंड पुश ऑफ ए बॉडी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं, दैट इज फोर्स। फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या यूनिट है भाई, न्यूटन। और मैंने क्या बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई कितना उसका वेट है और कितनी एक्सेलरेशन से क्या करेगी वो, मूव करेगी, दैट इज फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला हमें नहीं चाहिए, हमें मैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है। फोर्स की यूनिट मैंने बता दी, न्यूटन, न्यूटन ही रहेगी, ये बिठा लो दिमाग में, फोर्स की यूनिट चेंज नहीं हो सकती, वो न्यूटन ही रहेगी। नाउ स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया। यानी जब मैं फोर्स अप्लाई करूं तो क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा बॉडी के अंदर। एंड द यूनिट इज न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर। या तो हम एरिया को मीटर स्क्वायर में डिफाइन करेंगे, मैक्सिमम जगह पे यही होगा, या तो मीटर स्क्वायर में डिफाइन करेंगे या न्यूटन पर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, या हम उसको मिलीमीटर में डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम जगह हम मिलीमीटर में डिफाइन करते हैं, छोटा, क्योंकि जो खिंचाव होता है, जो मटेरियल पे जो खिंचेगा जो मटेरियल, वो थोड़ा स्ट्रेन आएगा, वो भी हमें देखना है, ठीक। मीटर यानी 10 की पावर 3 mm, 10 की पावर 3 यानी ये आएंगे ना आगे, इसलिए बता रहा हूं 1000 मिलीमीटर।
m स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक, मैंने मीटर स्क्वायर को लिख दिया 10⁻³ mm मल्टीप्लाई 10⁻³ mm में। ठीक, अब क्या होगा, न्यूटन अपॉन 10⁻⁶ mm स्क्वायर, 10⁻⁶ mm स्क्वायर, मैंने मीटर्स को तोड़ दिया। mm स्क्वायर 10⁻³ 10⁻³ ऐड हो जाएगा 10⁻⁶। तो ये था फोर्स और स्ट्रेस। अब क्या होता है स्ट्रेन, जो चीज हमारे पास घूमेंगी बार बार वो मैं बता देता हूं। नो, लास्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये चीजें इनमें यूज होंगी भाई, सीधी सी बात है। इसमें आगे वाले चैप्टर में, उससे आगे वाले सब में यही चीजें यूज होगी। स्ट्रेस फोर्स स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स स्ट्रेन, घूमता रहेगा वही सारा सिस्टम। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज 100 थी, 100 mm की थी, क्या हो गई, मैंने फोर्स लगाया तो क्या हो गई, 50 और बढ़ा लो भाई, 150 mm की हो गई। तो नेट चेंज इन लेंथ क्या हुई, दिस इज फाइनल लेंथ भाई, 100 थी 150 हो गई, और नेट चेंज इन लेंथ क्या होगी, 150 माइनस 100, कितना चेंज हुआ, 50 mm। तो नेट चेंज कितना हुआ हमारे पास 50 mm का, तो 50 mm चेंज इन लेंथ क्या निकला हमारे पास 50 mm। कितना चेंज हुआ, नेट चेंज कितना हुआ, 50 mm का चेंज हुआ। 100 थी 150 हो गई तो 50 का चेंज हुआ। ओरिजिनल लेंथ, दिस इज स्ट्रेन, यानी कितना स्ट्रेन हुआ 1/2। ठीक, तो ये था हमारा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। इंट्रोडक्शन खत्म। ये जो सारी चीजें मैंने बताई है यही गोल 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 घूम के आपके आगे पीछे आती रहेंगी, और ये मैं गारंटी देता हूं कि जिसने ये वीडियो देखी है और ठीक से देखी है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने में अगर दिक्कत आ जाए तो भाई यही खड़े हैं इस चैनल पे, सीधी बात, बिल्कुल नहीं आएगी। 50% प्रॉब्लम मैंने सोल्व ही कर दी। बच्चे 2-3 चैप्टर, मतलब बंदे 2-3 चैप्टर पढ़ जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स की नहीं पता चलती, कभी किसकी नहीं पता चलती, घूमते रहते हैं। लेकिन एक तरीके से पढ़ो तो ही बेस्ट रहेगा। सो चैप्टर इंट्रोडक्शन खत्म, और कल जो हम करने वाले हैं, यानी जो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं वो मैं बता देता हूं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर पहला भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अपना फर्स्ट चैप्टर है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, दिस इज अवर सब्जेक्ट। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करने वाला हूँ। ये सीरीज एंड तक चलेगी, मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट होगा, फिर ये बंद होगी, फिर नेक्स्ट कोई सिलेबस हम शुरू करेंगे। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि कोई भी मटेरियल है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक इलास्टिसिटी है, कब वो कितना वो झेल सकता है, कितना वो खींच सकता है, कि कब वो टूट सकता है। मान लो मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, मान लो मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी इलास्टिसिटी क्या है। मतलब एक स्प्रिंग देखते हो ना, एक मूव करता रहता है अपनी जगह पे, फोर्स लगा आ गया नीचे, फिर वापस ऊपर चला गया, लगा ऐसे अप एंड डाउन। तो वो सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज हैं। हर एक मटेरियल की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 देखेंगे, कुछ 10-12 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। अभी बताने का कुछ फायदा नहीं है।
तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए मेरे साथ आगे आने वाली वीडियोस के लिए। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगी हो, मेरा पैटर्न पसंद आया हो, सब पैटर्न नहीं होगा किसी के पास, मे बी आई एम डेफिनेटली सो, मैं ज़्यादा वीडियोस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता। सो जिसको मेरा पैटर्न पसंद आया हो, मैं ये नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब मारो, मेरे लिए ये करो वो करो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो कि भाई ये ऐसे ऐसे पढ़ाई हो रही है, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और हाँ, कोई छोटी मोटी अगर मुझसे भी मिस्टेक हो जाए, हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो उसके लिए आप समझ ही रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। बाय।